हाँ तो बच्चों, आज हम अच संधि के अगले भाग यानी गुण संधि के विषय में पढ़ेंगे। हालांकि गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि इन तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए और हम भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम इनका, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, तो अलग अलग भागों में विभाजित करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुण संधि। भाई, गुण संधि का नाम गुण संधि क्यों पड़ा, इसको गुण क्यों कहते हैं? तो इसके लिए हमें अष्टाध्यायी में एक सूत्र मिलता है, अदेंग गुण है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात अत एवं एंग की गुण संज्ञा होती है। भाई, संज्ञा क्या है? संज्ञा का मतलब नाम, यानी अत का और एंग का नाम हमने क्या कर दिया? गुण कर दिया। अब बात आती है कि अत क्या होता है। कि देखो, सबसे पहले हमने माहेश्वर सूत्रों में अयोण सबसे पहला सूत्र पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि जो अ है वो तीन प्रकार के अ की, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीनों का बोध कराता है। तीन प्रकार के अ का बोध कराता है। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है त, अ त, यानी अ के बाद में त लग गया हलंत। तो इसका मतलब है कि ये जो अत है ये केवल छोटे आ का यानी ह्रस्व का ही बोध कराएगा, यानी जिसके पीछे भी त लग जाएगा हलंत वाला, वो सिर्फ उसी वर्ण का बोध कराएगा, अन्य दो का या तीन का या चार का किसी का भी नहीं कराएगा। इसी तरह से अगर इस पे आद लिख देते हैं तो भी ये केवल इसका बोध कराएगा, नॉट ये और ना ही इसका। ठीक है, तो इस तरह से अत का मतलब हो गया ह्रस्व अ। अब अगला है एंग। एंग क्या है भैया? ए ओंग, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो ए से लेकर के ग तक कौन कौन है? ग को तो गिनेंगे ही नहीं क्योंकि वो हलंत है। तो ए और ओ, यानी कि हमारे पास तीन वर्ण हो गए, अ, ए और ओ। यानी इन तीनों का नाम हमने क्या कर दिया? गुण। यानी कि जब कभी भी गुण का नाम लेंगे तो इसका मतलब इन तीनों के बारे में बात हो रही है। जब कभी भी गुण कहेंगे कि मान लो आगे कहते हैं कि इसको मिलाकर और इसको मिलाकर के हो गया गुण संधि हो गई, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि गुण संधि होती कैसे है। तो उसके लिए एक सूत्र पढ़ते हैं, आद गुण। अवर्णादच परे पूर्व पर्योरेको गुण आदेशः स्यात्, अर्थात कि अब देखिए यहाँ वापस आ गया अवर्णात, अत नहीं है, अवर्णात। तो अ से, अ का मतलब तीनों अ से परे कोई भी अ चाहे, अ का मतलब तीनों अ, तीन प्रकार के, और कोई भी अ चाहे तो क्या होगा? कहा गुण संधि हो जाएगी। गुण का मतलब अ, ए और ओ, यानी कि इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा। जब गुण संधि होगी तो इन तीनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा, कब होगा, ये हम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले है उपेंद्र। उप धन इंद्र, उपधन इंद्र, यानी कि इसको पहली संधियों की तरह से हम वापस देख सकते हैं कि उ अलग कर दिया, प का वर्ण विन्यास कर दिया, यानी प में से प हलंत व्यंजन अलग कर दिया और उसमें जो स्वर है उसको अलग कर दिया, यानी आ, प्लस ई को अलग कर दिया जो पहला अक्षर है दूसरे शब्द का, और बाकी के अक्षरों को अलग कर दिया। ठीक है, तो अब अ और ई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कि भैया कहा कि अ के बाद में कोई भी अच आए, तो ई अच है, बिल्कुल जी अच है, तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण होगा तो क्या होना चाहिए?
या तो अ होना चाहिए, या ए होना चाहिए, या ओ होना चाहिए। अब बात आ रही है कि इनमें से होगा कौन। भाई अ के बाद में अच आ गया, ई आ गया, तो होगा कौन? अ होगा, ए होगा, ओ होगा। इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमने पहले उच्चारण स्थान पढ़े थे। उच्चारण स्थान में अब हम देखेंगे कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, यानी कि कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचू यसा नाम तालु, यानी कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ जो गुण है इसमें अ का उच्चारण स्थान कंठ है, निश्चित सी बात है। तो ये हो तो सकता है, लेकिन इसके कम चांस हैं, क्योंकि तालु का इसमें भाव नहीं आ रहा। अगला देखते हैं ए दई तो कंठ तालु, यानी कि ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु, यानी ये दोनों जो वर्ण हैं कंठ और तालु से बोले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। इसका मतलब इन दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? इन दोनों के उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ क्या हो सकता है? ए हो सकता है, एकदम फिट बैठ। अगर ओ को भी देखें तो ओ दौ तो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। तो वो भी कम मिलता है, ये सर्वाधिक मिल रहा है। जो सर्वाधिक मिल रहा है उसको ही हम यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे, यानी उप प का हलंत है ए इंद्र। अब अचहीनम परेण संयोज्य, यानी अचहीन को पर वाले से संयोजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बन जाता है उपेंद्र। ऐसे ही अन्य उदाहरणों को भी देखा जा सकता है। अगला उदाहरण है गंगा धन उदकम। ठीक है, गंगा में से जो अंतिम वर्ण है गा, उसका हम वर्ण विन्यास कर लेते हैं, अर्थात उसमें से जो स्वर है उसको बाहर कर लेते हैं। उद्गम के भी पहले वर्ण को, यानी जो स्वर है उसको अलग कर लेते हैं, और इसमें बनता है अब आ और उ। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, यानी ओष्ठ। और अभी हमने पिछले उदाहरण पर देखा था ओ दो तौ ओ दौ तोह कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ प्लस ओष्ठ दोनों होते हैं। यानी कि अब हमें यहाँ देखना है कि अ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो क्या होगा? गुण होगा। गुण होगा तो ए, ओ और अ, इन तीनों में से कोई होगा। तो इनका जैसे कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान है, उसी तरह से ओ का भी कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन दोनों के स्थान पर बन जाएगा ओ। एक आदेश, एक आदेश, यानी दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। आदेश शत्रुवत होता है, वो पहले वाले को हटा देता है और खुद बैठ जाता है। एक होता है मित्रवत, यानी तू भी रह भैया मैं भी बैठ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर शत्रुवत होता है। आदेश जो होता है शत्रुवत होता है, और आगम जो होता है वो मित्रवत होता है। ठीक है, तो अब इनको अचहीनम परेण संयोज्य, यानी कि जो अच से हीन है उनको पर वाले से, बाद वाले से जोड़ दो, तो बन जाता है गंगोदकम। अगला उदाहरण देखते हैं, कृष्ण प्लस रिद्धि। देखिए यहाँ पर एक सूत्र है उरंड रपरा। वो सूत्र तो पहले वाला तो चलेगा ही, आद गुण है, लेकिन ये यहाँ पर एक सूत्र और जुड़ जाता है। ये कहता है कि अ जब आएगा, यानी कि हमने ए का उदाहरण देख लिया, ओ का देख लिया, लेकिन अ का नहीं देखा। ठीक है, तो अ का उदाहरण कह रहे हैं कि अ जब आएगा और उसके बाद में री होगी या लरी होगी,
तो ये लोग र प्रत्याहार के साथ आएंगे। र प्रत्याहार में होता है र और ला, यानी कि जब भी अ आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा, वो किस तरह से आएगा, या तो अर के रूप में आएगा या अल के रूप में आएगा। ठीक है, तो अल के रूप में आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि कब ये अर के रूप में आएगा और कब अल के रूप में आएगा। तो इसको हम साधारण रूप से समझ सकते हैं कि देखिए, कृष्ण के ण को हमने वर्ण विन्यास कर लिया, ण में जो अ है स्वर है उसको अलग कर लिया है, और आगे का जो री स्वर है उसको भी हमने अलग कर लिया है। यानी कि अब अ के बाद में स्वर आ रहा है तो क्या होगा, गुण संधि। अब बात आई कि गुण संधि में तो वही पहले वाला, या तो अ होगा या ए होगा या ओ होगा। अब ओ का उच्चारण स्थान हमने अभी देखा कंठोष्ठम है, ए का उच्चारण देखा कंठ तालु है, और अ का उच्चारण स्थान केवल कंठ है। अब देखिए, यहाँ अ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ, और री है, री का उच्चारण स्थान ऋटुरसाणाम मूर्धा, यानी मूर्धा है। तो अब इसका कंठोष्ठम है तो ये नहीं हो सकता, इसका कंठ तालु है ये भी नहीं हो सकता, इसका केवल कंठ है, इसके चांस है, ये हो सकता है। लेकिन अब बात आ गई कि ये होगा तो फिर क्या होगा। अभी बताया था उरण रपर से कहा कि जब भी अ होगा वो या तो र वाला होगा या ल वाला होगा, यानी उसके साथ र भी जुड़ा होगा और ल भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर री है तो री से संबंधित जो र है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि अब बनेगा अर, यानी अ प्लस री बराबर अर। और फिर अज्झीनम परेण संयोज्य से इसको जोड़ देंगे तो बनेगा कृष्णार्थी। ठीक वैसे ही अगला उदाहरण है तव धन लरी का है। पहले यहाँ री था, अब यहाँ लरी है, और जब लरी है तो ठीक उसी प्रकार से व में से अ को अलग कर लिया और लरी को भी अलग कर लिया, और अ और लरी को जब जोड़ते हैं गुण होगा तो फिर से अ होगा वहाँ, लेकिन चूंकि आगे लरी है तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, अल कर देंगे। तवल कार है, जब जोड़ेंगे तो बनेगा तवल कार। और इस तरह से कुछ दो सूत्र हैं, उनके अनुसार हर ई और हर ये थोड़े से गहनता से संबंध देते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो है, उसको आपको देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन 10th क्लास तक ये अपने आप में उदाहरण समीचीन है, इनके आधार पर ही आप और अन्य उदाहरण बना सकते हैं, और उन उदाहरणों को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना चाहिए, उनको खोजना चाहिए।